जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और साथियों आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट परीक्षा 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 7, 8 और 9 मई के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। और साथियों इस क्लास में जो भी आपको हम क्वेश्चन कराएंगे ये सभी क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, यानी कि ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। और आप सभी लोग को पता होगा कि 60% से लेकर 65% तक क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं। इसलिए अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो अच्छे से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके आरआरबी एनटीपीसी का हम पहला क्लास आपको दे रहे हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे तो आप कमेंट करके बताइएगा, आपके लिए नेक्स्ट क्लास हम बहुत जल्द आपको कराएंगे। तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा क्लास के बाद। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो में मिली दाढ़ी वाले आदमी की मूर्ति किस पदार्थ से बनी है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि मोहनजोदड़ो में मिली दाढ़ी वाले आदमी की मूर्ति किस पदार्थ से बनी है। तो याद रख लीजिएगा ये बने हुए हैं आपके पत्थर से। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, पत्थर से बने हुए हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर बड़ी संख्या में टेराकोटा के खिलौने पाए गए थे। चलिए बताएंगे आप। तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर बड़ी संख्या में टेराकोटे के खिलौने पाए गए थे। तो याद रखेंगे ये मोहनजोदड़ो होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, मोहनजोदड़ो होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन मुहरे मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे बनी थी। तो याद रखेंगे हड़प्पा कालीन मुहरे निम्नलिखित में से किससे बनी थी। तो याद रखेंगे ये बने हुए थे आपके एसटीए हाइट से। ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, एसटीए टाइट से बने थे। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी में सबसे पहले कपास की खेती के प्रमाण किस स्थल से मिलते हैं। चलिए बताएंगे। तो सिंधु घाटी में सबसे पहले कपास की खेती के प्रमाण किस स्थल पर मिलते हैं। तो याद रखेंगे ये मिलते हैं कहां पर, तो मेहरगढ़ में। ऑप्शन बी को आप सही जवाब करेंगे, मेहरगढ़ में मिलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है कि हड़प्पा नगरों में गढ़ का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो याद रखेंगे हड़प्पा नगरों में गढ़ का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इनका मुख्य उद्देश्य जो है प्रशासनिक और सार्वजनिक कार्यों का आयोजन करना होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है कि हड़प्पा की मुहरे पर आमतौर पर किस जानवर या पक्षी का चित्रण किया जाता था। तो याद रखेंगे कि हड़प्पा की मुहरों पर आमतौर पर किस जानवर या पक्षी का चित्रण किया गया था। तो यहाँ पे किए गए थे आपके यूनिकॉर्न का। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का धोलावीरा स्थल निम्नलिखित में से किस प्रथा के लिए सबसे प्रसिद्ध है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का धोलावीरा स्थल निम्नलिखित में से किस प्रथा के लिए सबसे प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएंगे आपके जन संरक्षण प्रणाली के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि किस हड़प्पा स्थल पर जूते हुए खेतों के प्रमाण मिलते हैं। तो किस हड़प्पा स्थल पर जूते हुए खेतों के प्रमाण मिलते हैं। तो याद रखेंगे ये कालीबंगा से मिलते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे लगाए हैं तो सही जवाब है, कालीबंगा से मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन क्या पूछा है और क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे।
क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान आभूषण बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग जो है नहीं किया गया था। चलिए बताएंगे आप कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान आभूषण बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग नहीं किया गया था। तो याद रखेंगे यहाँ पे हीरा का जो है प्रयोग नहीं किए गए थे। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के व्यापारिक संबंध कहाँ तक फैले थे। तो याद रखेंगे हड़प्पा के व्यापारिक संबंध कहाँ तक फैले थे। तो याद रखेंगे ये फैले हुए थे आपके मेसोपोटामिया तक। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मेसोपोटामिया तक फैले हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासी मुख्य रूप से किस प्रकार के औजारों का उपयोग करते थे। और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और ये 2024 से लेकर 2025 तक के ही पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये ज़्यादा कुछ पुराने क्वेश्चन नहीं है, आपके न्यू पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बिल्कुल उसी पैटर्न से क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। और बताइएगा आप कि हड़प्पा वासी मुख्य रूप से किस प्रकार के औजारों का उपयोग करते थे। तो आप बताएंगे ये कांसे और औजार के करते थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कांसे के औजार होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास लगभग किस काल में हुआ था। तो याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का विकास लगभग किस काल में हुआ था। तो इनका विकास होता है आपके 2500 से लेकर 1800 ईसा पूर्व में। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की एक अनूठी विशेषता क्या थी। तो याद रखेंगे हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की एक अनूठी विशेषता क्या थी। तो इनकी एक अनूठी विशेषता क्या हो जाएंगे, तो ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें थी। बिल्कुल ऑप्शन डी यहाँ पे है आपका, याद रखेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया आपका। और क्वेश्चन क्या दिया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रसिद्ध नृत्य गाना प्रतिमा को बनाने में किस सामग्री का उपयोग जो है किया गया था। चलिए बताएंगे आप और इसका आंसर आप सभी के लिए कमेंट करने के लिए देते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग को देना है, सभी लोग कमेंट करके देंगे। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है और क्वेश्चन क्या है कि महान अस्ताना घर कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे आप। और आप लाइक नहीं किए इस क्लास को तो एक बार इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए कि महान अस्ताना घर कहाँ स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, मोहनजोदड़ो। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पूछा है कि मोहनजोदड़ो स्थल से कौन सी यहाँ पे नदी संबंधित है। तो मोहनजोदड़ो स्थल से कौन सी नदी संबंधित है। तो यहाँ पे हो जाएंगे सिंधु नदी। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, सिंधु नदी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान लोथल डैश के महत्वपूर्ण था। चलिए बताएंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान लोथल जो है ये डैश के लिए महत्वपूर्ण था। तो ये महत्वपूर्ण थे आपके समुद्री व्यापार के लिए। ऑप्शन ए सही जवाब है, समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप उस स्थान को चिन्हित करता है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप उस स्थान को चिन्हित करता है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का धम्मेक स्तूप। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है, धम्मेक स्तूप होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बुद्ध के अवशेष निम्नलिखित में से किस बौद्ध वास्तुकला में पाए जाते हैं। तो बुद्ध के अवशेष निम्नलिखित में से किस बौद्ध वास्तुकला में पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे ये स्तूप में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने सबसे अधिक बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था। तो याद रखेंगे आप निम्नलिखित में से किस शासक ने सबसे अधिक बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पे हो जाएंगे अशोक। ऑप्शन सी सही जवाब है, अशोक होगा। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दौर किया था। चलिए बताएंगे। तो किस यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दौरा किया था। तो यहाँ पे हो जाएंगे मेगास्थनीज। ऑप्शन ए सही जवाब है, मेगास्थनीज होगा।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को किसके सहयोग से उखाड़ फेंका था? चलिए बताएंगे आप। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को किसके सहयोग से उखाड़ फेंका था? तो ये उखाड़ फेंके थे आपके चाणक्य के सहयोग से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म प्रचारकों को विदेशों में भेजा था? तो किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म प्रचारकों को विदेशों में भेजा था? तो ये हो जाएंगे अशोक। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अशोक हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि अशोक का बिंदुसार से क्या संबंध था? तो याद रखेंगे अशोक का बिंदुसार से क्या संबंध था? तो इनका संबंध क्या हो जाएंगे? तो पुत्र का संबंध था। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, सही जवाब पुत्र का संबंध हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है। प्रश्न क्या पूछा है आपसे? चंद्रगुप्त के बाद निम्नलिखित में से कौन सा शासक बना जिसने 297 से लेकर 273 ईसा पूर्व के बीच शासन किया? तो याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त के बाद निम्नलिखित में से कौन सा शासक बना जिसने 297 से लेकर 273 ईसा पूर्व के बीच शासन किया? तो यहां पे हो जाएंगे बिंदुसार। ऑप्शन ए सही जवाब है, बिंदुसार होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है। क्वेश्चन क्या है कि कलिंग युद्ध का अशोक द्वारा बौद्ध धर्म में अपनाने के बाद किस वर्ष लड़ा गया था? तो कलिंग का युद्ध अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने के बाद किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये युद्ध लड़े गए थे आपके 261 बीसी में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे कि अशोक स्तंभ के निर्माण में प्रयुक्त सामग्रियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अशोक स्तंभ के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो यहाँ पे हो जाएंगे वे मुख्यतः पत्थर से बने होते थे। ऑप्शन यहाँ पे ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक नहीं था? चलिए बताएंगे आप। तो निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक नहीं था? तो पुष्यमित्र जो है ये मौर्य शासक नहीं था। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पुष्यमित्र होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन है कि अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए विशेष अधिकारियों को नियुक्त किया जिन्हें इस नाम से जो है जाना जाता था। तो आप बताएंगे जिन्हें महामात्रा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, महामात्र हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया था? तो याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो ये जैन धर्म को अपनाए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, जैन धर्म को। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि मौर्य काल में शिलालेखों के लिए किस यहाँ पे लिपि का विकास हुआ? तो याद रखेंगे कि मौर्य काल में शिलालेखों के लिए किस लिपि का विकास हुआ? तो यहाँ पे हुए थे ब्राह्मणी लिपि का विकास। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, ब्राह्मणी लिपि होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या पूछा है कि मौर्य काल में राजुक कौन थे? चलिए बताएंगे। तो मौर्य काल में राजुक कौन थे? तो याद रखेंगे मौर्य काल में जो है यहाँ पे राजुक हो जाएंगे आपके प्रांतीय अधिकारी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, प्रांतीय अधिकारी। अगला प्रश्न देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य में मुद्रा के लिए किस धातु का व्यापक रूप में उपयोग किया जाता था? तो मौर्य साम्राज्य में मुद्रा के लिए किस धातु का व्यापक रूप में उपयोग किया जाता था? तो ये हो जाएंगे तांबा का, चांदी ना होगा, चांदी का होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, चांदी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि अशोक के शिलालेख में धम्म से मुख्य रूप से क्या तात्पर्य है? तो अशोक के शिलालेख में धम्म से मुख्य रूप से क्या तात्पर्य है? तो आप बताएंगे नैतिक नियम। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, नैतिक नियम होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।